हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। लास्ट टाइम हमने देखा था आपके नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर के बारे में, जिसमें मैंने कवर किया था सिस्को कैंपस नेटवर्क डिज़ाइन, जिसमें हमने मॉडल्स देखे थे, लेयर 2 हायरार्चिकल मॉडल, लेयर 3 हायरार्चिकल मॉडल, जिसमें मैंने कवर किया था व्हाट इज़ योर कोर लेयर, व्हाट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, व्हाट इज़ योर एक्सेस लेयर। साथ ही साथ हमने नेटवर्क टोपोलॉजी और नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखे थे। प्लस हमने देखा था डेटा सेंटर इवोल्यूशन। साथ ही साथ हमने देखा था आपके वर्चुअल पोर्ट चैनल्स, वीपीसी लेयर 2 टोपोलॉजी, वीपीसी लेयर 3 टोपोलॉजी, योर 2 टियर नेटवर्क आर्किटेक्चर, 3 टियर नेटवर्क आर्किटेक्चर, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उनकी लिमिटेशंस। प्लस हमने देखा था स्पाइन एंड द लीफ आर्किटेक्चर, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस आर्किटेक्चर, ऑन प्रीमाइसेस क्लाउड मतलब पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड के बारे में भी देखा था, राइट। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में कवर की थी। आज हम देखेंगे वैन टेक्नोलॉजी, ओके। उसमें मैं आज कवर करने वाला हूँ आपके फिजिकल लेयर टेक्नोलॉजी, वैन टेक्नोलॉजी, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड द सेल स्विचिंग, व्हाट इज योर लीज लाइन, what are the interfaces that is used by the Cisco routers, which is called the serial interface, the DT and the E1 line, DTC and the DCE, frame relay, DSL, केबल, इंटरनेट एंड इथरनेट के बारे में, ठीक है। देखो, अब तक जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे थे फॉर द टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव, बहुत बार मैंने आपको बताया था वी आर यूजिंग 2 राउटर्स और यू आर यूजिंग 2 वर्क स्टेशन दैट हैज़ टू बी कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू अ केबल, वायर्ड और द वायरलेस, ओके। सो ये जो इम्प्लीमेंटेशन था विच इज़ कॉल्ड द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, और यू कैन कॉल अ सिंगल केबल कनेक्टिविटी, राइट। जहाँ पे जैसे राउटर 1 और राउटर 2 जो है दे आर बिलोंग फ्रॉम द सेम नेटवर्क, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो ये जो कनेक्टिविटी है बेसिकली हमने लोकल एरिया नेटवर्क या फिर योर पर्सनल एरिया नेटवर्क यहाँ पे देखी थी। आज हम डिस्कस करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में, जहाँ पे हम कवर करेंगे कि अगर यही डिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब 2 राउटर्स या 2 वर्क स्टेशन के बीच में जो हमने डिस्कशन किया था, इन दोनों डिवाइसेस को आपस में अगर कनेक्ट करना है तो हम केबल के थ्रू कनेक्ट करते थे, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड थे, मतलब एक सिंगल बिल्डिंग में हो सकते हैं या फिर मल्टीपल बिल्डिंग्स में या फिर मल्टीपल फ्लोर्स में हो सकते हैं। अब क्या होगा, जब मेरे 2 साइड से दे आर बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट लार्ज जियोग्राफिक लोकेशंस, ठीक है ना, या फिर उनके बीच में अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तब किस तरीके से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की जाएगी, वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो कंसिडर करके चलते हैं, मेरे 2 साइड से लेट्स से राउटर 1 जो है वो न्यूयॉर्क में है और राउटर 2 जो है वो लेट्स से मियामी में है, ठीक है। अब न्यूयॉर्क टू मियामी अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 1600 माइल्स, मतलब 2500 किलोमीटर्स का है, ओके। राउटर 1 के पीछे मेरा प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क है, यू कैन कॉल द प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट लैन। यहाँ पे नेटवर्क जो है वो है 10.1.1.0/24 फॉर एग्जांपल है, और राउटर 2 के पीछे भी मेरा एक प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क है जो है जैसे 10.2.2.0/24, ओके। तो मैं चाहूँगा इन 2 प्राइवेट लैन्स को आपस में कनेक्ट करना है, ओके। अब आप देखोगे ये डिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ा है, डायरेक्ट केबल कनेक्टिविटी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, या फिर बहुत सारा केबल कनेक्शन मुझे यहाँ पे इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तब जाके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कनेक्टिविटी कर पाऊँगा। तो मुझे कोई ऐसी सर्विसेज चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो ऑलरेडी ऑल ओवर द न्यूयॉर्क थ्रू द ऑल ओवर मियामी स्प्रेड हो, जिनके केबल्स ऑलरेडी वहाँ तक इम्प्लीमेंट किए गए हो या फिर कॉन्फ़िगर किए गए हो। दैट काइंड ऑफ कंपनी इज नोन एज सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, और यू कैन कॉल द फोन कंपनी या फिर टेलीफोन कंपनी, जिनके केबल जो है वो ऑलरेडी न्यूयॉर्क टू मियामी ऑलरेडी एस्टेब्लिश किए गए होंगे, ठीक है। सो व्हाट इज माय मेन ऑब्जेक्टिव ओवर हियर, आई वुड लाइक टू कनेक्ट 2 प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क ओवर दिस सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, ओके, ओवर दी सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। दिस इज माय मेन ऑब्जेक्टिव, क्लियर। अब क्या होगा, राउटर 1 और सर्विस प्रोवाइडर जो नेटवर्क है, यहाँ पे लेसे नेटवर्क हम लेते हैं 192.1.10/24.1 राउटर 1 का है। अब सर्विस प्रोवाइडर अगर आप देखोगे दैट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन अ क्लाउड, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर ये आपका एक वाइड एरिया नेटवर्क है, राइट। दिस इज कॉल्ड अ पब्लिक नेटवर्क,
और यू कैन कॉल द पब्लिक क्लाउड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी कनेक्टिविटी रहेंगी बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, तो फिर वो एक लोकेशन में हो सकते हैं या फिर मल्टीपल लोकेशंस में हो सकते हैं, दैट इज इम्प्लीमेंटेड इनटू सिटी टू सिटी, और यू कैन कॉल द जियोग्राफिक लार्ज जियोग्राफिक डिस्टेंसेस। मतलब अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर कंसिडर करता हूँ लेट्स से दैट इज इम्प्लीमेंटेड इन न्यूयॉर्क, तो यहाँ पे कोई और एक सर्विस प्रोवाइडर होगा, लेट्स से AT&T, दिस इज द सर्विस प्रोवाइडर। ये सर्विस प्रोवाइडर जो है वो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और मियामी में जो सर्विस प्रोवाइडर लेट्स से वो जैसे होराइजन है, एक कंपनी है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। दैट्स वाई वी कैन एस्टेब्लिश अ कनेक्टिविटी बिटवीन दी टू डिफरेंट साइड्स टू ईच अदर, ठीक है ना। तो मेरी कंपनी की जो दो साइड्स है जो अलग अलग लोकेशंस पे है, तो इनके बीच में अगर मुझे कनेक्टिविटी करनी है सो आई नीड टू हैव सर्विस प्रोवाइडर। अब ये जो मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में, अगर बात करोगे तो जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, बाहर के कंट्रीज की अगर बात करोगे तो AT&T, होराइजन, ऐसे बहुत सारी कंपनियां यूज़ की जाती है फॉर सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो इनके बीच में जो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे बंच ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज़ किया जाता है, लाइक जैसे BGP, let's say MPLS or BGP. These kind of protocols are going to use to connect these multiple service providers with each other, ठीक है ना। तो मेरे साइड पे सर्विस प्रोवाइडर जो है वो ज़रूरी नहीं कि वही एक ही कंपनी का हो, वो माइट भी पॉसिबल है किसी दूसरी कंपनी का भी हो सकता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मेरा मेन ही ऑब्जेक्टिव एक ही है, इन दोनों प्राइवेट लाइंस, इन दोनों प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क्स को मुझे आपस में कनेक्ट करना है ओवर अ सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। Okay, so this service provider gives you a layer 2 connection between R1 and the R2. Okay, what is mean by layer 2 connectivity मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं what kind of protocols are going to use for connecting these two sides to each other through what, through a layer 2 connectivity, or you can call the layer 2 connection. Okay, so कौन से protocols use किए जाएंगे to connecting between R1 and the R2? So we have a protocols like HDLC, we have a protocol, we have PPP as a protocol, we have frame relay as a protocol, we have QNQ, we have ATM as a protocol, we have VPLS as a protocol, we have MPLS as a protocol, we have Ethernet as a protocol, we have FTTI, इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा है। वी हैव LLDP, वी हैव CDP एज अ प्रोटोकॉल, वी हैव UDLT एज अ प्रोटोकॉल, ठीक है ना। सो दीज आर योर व्हाट, दीज लेयर 2 प्रोटोकॉल्स, दीज आर ऑल योर लेयर 2 प्रोटोकॉल, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज लेयर 2 एंड द व्हाट इज लेयर 3। ओके, लेयर 2 प्रोटोकॉल जो है इट ओनली understand your layer 2 information, and layer 3 protocols does have the ability to understand your layer 3 information. Okay, so what kind of layer 2 information ये हम आगे डिस्कस करेंगे। layer 3 information just like your source IP address and the destination IP address. Okay, so this layer 2 protocol does not have any ability to check a layer 3 header, or you can call the layer 3 information. So how they can forward the packet from R1 to R2, that's why we have to use these layer 2 protocols. Okay, तो किस तरीके से कनेक्टिविटी करनी है ये हम आगे मैं आपको बताऊंगा ही। Let's say you can see the HDLC and the PP, this HDLC and the PPP, this is your point to point protocol. Okay, frame relay that is working on your DLC number to forward the packet, QNQ tunneling that is working on your VLAN tag, ATM that is working on the VPI, VCI, MPLS that is working on your labels to forward the packet based on the layer 2 information, ठीक है। अब ये पैकेट जो है वो किस तरीके से फॉरवर्ड किया जाएगा फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, वो पहले समझ लेते हैं, एंड तब आपको क्लियर हो जाएगा कि लेयर 2 इन्फॉर्मेशन क्या होती है। ओके, अब देखो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क जो है जो कि आपको लेयर 2 कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, सो दिस इज नॉट वर्किंग ऑन योर लेयर 3 इन्फॉर्मेशन। मतलब ये सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस जो है वो समझ में नहीं आएंगे। मतलब राउटर 1 से अगर आप कोई भी पैकेट भेजते हो फ्रॉम प्राइवेट साइट टू द प्राइवेट साइट, तो इसमें बेसिकली राउटर 1 क्या करेगा, सोर्स IP एड्रेस होगा राउटर 1 के इनसाइड नेटवर्क का, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस होगा राउटर 2 के इनसाइड नेटवर्क का।
राइट। तो सर्विस प्रोवाइडर जब ये पैकेट रिसीव करेगा तब वो देखेगा सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस वन, सो हाउ दे कैन फॉरवर्ड द पैकेट बेस्ड ऑन ओनली चेक योर लेयर टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब सबसे पहले वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे MPLS को यूज़ करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में या फिर डीप में नहीं देखेंगे, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बताऊंगा कि ये किस तरीके से फॉरवर्ड किया जाएगा पैकेट। कंसिडर करके चलते हैं राउटर 1 से एक पैकेट जनरेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं पिंग करना चाहूँगा, जैसे राउटर 1 के पीछे एक PC है, उसका IP एड्रेस है आपके 10.0.10.1.1.1 और राउटर 2 के पीछे भी एक PC है, उसका IP एड्रेस है 10.2.2.2। ओके, तो PC 1 से मैं पैकेट जनरेट करना चाहता हूँ या पिंग करना चाहता हूँ। इसमें सोर्स IP एड्रेस होगा मेरा खुद का, सोर्स IP एड्रेस होगा 10.1.1.1, डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या होगा, जैसे 10.2.2.2 एंड दिस इज माय डेटा। ओके, ये पैकेट किसको भेजूंगा मैं, सबसे पहले पैकेट जाएगा ये राउटर 1 को। राउटर 1 चेक करेगा सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस। अब ये दोनों नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन राउटर 1 के पास होगी, क्योंकि दे आर going to run routing protocol between your private LAN, or you can call the between R1 and the R2। तो ये थ्रू द राउटिंग प्रोटोकॉल ये इन्फॉर्मेशन मैं अपने राउटिंग टेबल में मेंटेन करूँगा। तो उसको पता है 10.2.2 कहाँ पे है, तो जब कभी भी पैकेट 10.2.2 के लिए आएगा, सेंड दिस पैकेट टूवर्ड्स R2। ओके, तो इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस जो है वो एज इट इज़ रखेगा, इज नॉट गोइंग टू चेंज दिस पैकेट। 10.1.1.1 डेस्टिनेशन क्या है 10.2.2.2। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द डेटा ओवर हियर। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है दिस इज कॉल्ड लेयर 3 इन्फॉर्मेशन। ओके, अब सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो इस पैकेट को रिसीव करेगा, ही इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर सोर्स एंड व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, और वेयर इज योर सोर्स और वेयर इज योर डेस्टिनेशन, ये चेक नहीं कर पाएगा। ही इज or this service provider can understand your layer 2 information, like what, like let's say MPLS using labels to forward the packet। okay, तो यहाँ पे लेबल फॉर एग्जांपल एज अ नंबर यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, let's say लेबल नंबर यहाँ पे यूज करता हूँ मैं 102 एज अ लेबल। तो मैं यहाँ पे एक मैन्युअली लेबल ऐड करूँगा जो कि है 102, सेंड इट बैक टू द सर्विस प्रोवाइडर। अब जैसे ही ये पैकेट सर्विस प्रोवाइडर के पास हिट होगा, सर्विस प्रोवाइडर इस लेयर 3 इन्फॉर्मेशन को स्किप करेगा, ही इज गोइंग टू चेक यूर लेयर 2 इन्फॉर्मेशन जो कि है 102, और वो देखेगा, वो खुद से मैनुअली इस लेबल को ऐड करेगा, किसके लिए, रिजर्व करेगा किसके लिए, राउटर 2 के लिए। मतलब जब कभी भी मैं 102 एज अ लेबल कंसिडर करूँगा या फिर रिसीव करूँगा फ्रॉम R1, सेंड्स द पैकेट टूवर्ड्स लेट्स से 201 एज अ लेबल। ओके, तो हम क्या कर, सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, यहाँ पे लेबल को वो स्वाइप करेगा 102 201। ठीक है, अब जो पैकेट जनरेट होगा इसमें सोर्स IP एड्रेस क्या होगा, सोर्स IP एड्रेस चेंज नहीं होगा, सोर्स IP एड्रेस सेम रहेगा, सोर्स रहेगा 10.1.1.1, डेस्टिनेशन क्या होगा 10.2.2.2 और लेबल क्या होगा, ये होगा 201 एंड दिस पैकेट इज मेंट फॉर R2। ओके, ये पैकेट किसके लिए हिट होगा, राउटर 2 के लिए। अब जैसे ये पैकेट राउटर 2 के पास आएगा, राउटर 2 जो है वो लेयर इस इंफॉर्मेशन को स्किप कर देगा, ही इज गोइंग टू चेक योर लेयर 3 इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट बैक टू द PC। रिटर्न कनेक्टिविटी भी कुछ इसी तरीके से होगी, ठीक है ना, रिटर्न पैकेट भी सेम इसी तरीके से होगा, जिसमें सोर्स IP एड्रेस होगा 10.2, डेस्टिनेशन होगा 10.1.1.1 और लेबल जो होगा वो क्या होगा 201। फिर उसके बाद वो पैकेट हिट होगा सर्विस प्रोवाइडर के पास, सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, लेबल को चेंज कर देगा 201। जब कभी भी मैं कोई भी पैकेट रिसीव करता है विद द लेबल नंबर ऑफ 201, दिस इज रिजर्व फॉर 102, और 102 मैंने किसके लिए रिजर्व किया है, R1 के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये लेबल्स की इन्फॉर्मेशन जो है सर्विस प्रोवाइडर इट कुड मेंटेन, वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा या फिर रिजर्व रखेगा। सो राउटर 1 के लिए लेबल मैंने रखा है 102, राउटर 2 के लिए लेबल रखा है 201। क्लियर हुआ। सो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहा है, ही जस्ट चेक योर लेयर 2 इन्फॉर्मेशन, ही कुड नॉट चेक योर लेयर 3 इन्फॉर्मेशन। तो ये बेटर है, क्योंकि हर बार मुझे लेयर 3 इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए, यहाँ पे देखो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर, एक ही सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर, जैसे 100 ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो हर एक सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए लेयर 3 इन्फॉर्मेशन चेक करेगा।
और लेयर 3 इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए वो देखेगा कि ऐसे बहुत सारे राउटर्स है जो लेयर 3 इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे, जो चेक करेंगे सोर्स और डेस्टिनेशन। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास let's say if you have multiple routers that are connected with each other, let's say आपके पास ऐसे बहुत सारे राउटर्स हैं जो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। व्हाइट बोर्ड, ओके तो ऐसे आपके पास बहुत सारे राउटर्स रहेंगे जो कि आपस में कनेक्टेड है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, दे ऑल आर कनेक्टेड। तो शॉर्टेस्ट पाथ आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक राउटर को क्या चेक करना पड़ेगा, आपका राउटिंग टेबल। इट शुड टेक सम टाइम टू फॉरवर्ड द पैकेट, जो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, राइट। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा। इट शुड टेक सम टाइम टू फॉरवर्ड द पैकेट बिकॉज एवरी टाइम आई शुड हैव टू रिसीव द पैकेट, हैव टू नीड टू चेक माई राउटिंग टेबल इन्फॉर्मेशन, और फिर उसके बेसिस पे मैं देखूंगा कि मेरा नेक्स्ट हॉप कौन है। क्लियर। तो हर बार मुझे यही प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। उससे बेटर क्या है, उससे बेटर है मैं सिर्फ लेयर 2 इन्फॉर्मेशन ही चेक करूँ, like the labels, like the VPI, VCI number, like the DLC number, like the VLAN tags। इससे क्या है, लेयर 3 इन्फॉर्मेशन मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? सो दिस इज ऑल डन विद द फिजिकल लेयर। ओके, सो ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क विथ हैविंग लीज लाइन, जहाँ पे हम लीज लाइन को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बेसिक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से है। कंसिडर करके चलते हैं, दिस इज माय कस्टमर साइट ए, दिस इज माय कस्टमर साइट ए, और यहाँ पे एक कस्टमर साइट बी है, सेम कंपनी है। तो जो डिस्टेंसेस है मैंने आपको बताया था, न्यूयॉर्क टू मायामी ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर्स का है, ठीक है ना, फ्रॉम ईच अदर। सो यहाँ तक कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के लिए आई नीड टू हैव अ सर्विस प्रोवाइडर। तो कस्टमर साइड पे किस तरीके से इक्विपमेंट, कौन से इक्विपमेंट, कौन से केबलिंग, वायरिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर यूज़ किए जाएंगे, दैट इज ऑल डन बाय द कस्टमर। ओके, फॉर मेक श्योर हैविंग द कनेक्टिविटी बिटवीन द कस्टमर ए टू द वैन साइड, टू द सर्विस प्रोवाइडर। ओके, अब तो डायरेक्टली कनेक्टिविटी नहीं होगी ए और बी के बीच में, तो मैं क्या करूँगा, एक सर्विस प्रोवाइडर को हायर करूँगा और कस्टमर ए टू द सर्विस प्रोवाइडर, इनके बीच में सबसे पहले कनेक्टिविटी जो है वो एस्टैब्लिश करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम पहले एक साइड की कनेक्टिविटी समझ लेते हैं कि किस तरीके से होगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज़ द कस्टमर साइड ए, जहाँ पे डिवाइसेस यूज़ किए जा रहे हैं, जहाँ पे राउटर यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे मोडेम यूज़ किया जा रहा है, जो कि कनेक्टेड है आपके लोकल सेंट्रल ऑफिस, मतलब सर्विस प्रोवाइडर के साथ। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कुछ भी डिवाइस है, जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन या जो कुछ भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं कस्टमर साइड पे, दैट्स ऑल नोन एज कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट। तो इसमें आपके हार्डवेयर होंगे, इसमें आपके सॉफ्टवेयर्स होंगे, इसमें आपके डिवाइसेस होंगे, लाइक राउटर्स, लाइक स्विचेस, सो मेनी थिंग्स, लाइक वायरिंग, सो मेनी थिंग दैट इज ओन बाय द कस्टमर प्रोवाइडर। ओके, सो सारी चीज़ें जो है, सारी जो इक्विपमेंट्स हैं, दैट इज ओन बाय द कस्टमर। ओके, तो इसमें राउटर जो होगा वो मैं खरीदूंगा। जैसे राउटर के पीछे भी बहुत सारे ऐसे राउटर्स हैं, बहुत सारे मेरे और भी प्राइवेट साइट्स हैं, लाइक आई हैव स्विचेस ओवर हियर। राउटर्स की जगह पे मैं स्विच भी यूज़ कर सकता हूँ या फिर राउटर्स भी यूज़ कर सकता हूँ। सो दैट इज़ ऑल द सेटअप दैट इज़ डन बाय द कस्टमर। अब डायरेक्टली कनेक्टिविटी उस टाइम का ऑप्शन जो उस टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो डायरेक्टली कनेक्टिविटी में एस्टेब्लिश नहीं कर सकता फ्रॉम द कस्टमर राउटर टू द सर्विस प्रोवाइडर। इसलिए मुझे क्या चाहिए था, आई हैव अ वन डिवाइस कॉल्ड द मोडेम। ओके, सो दिस डिवाइस एक तो आप परचेस कर सकते हो या फिर आप रेंट पे ले सकते थे फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि यहाँ तब राउटर्स पे ऐसा कोई इंटरफेस अवेलेबल नहीं था जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हो आपके सर्विस प्रोवाइडर के साथ। सो आई नीड टू हैव अ वन डिवाइस कॉल्ड द मोडेम। क्लियर हो? सो यहाँ पे जो कुछ भी लीज लाइन इंप्लीमेंट की जाएगी फ्रॉम योर कस्टमर टू द वैन, तो कस्टमर साइड पे जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे दैट इज ओन बाय द कस्टमर और लीज बाय द कस्टमर।
वैन साइड का अगर आप देखोगे वाइड एरिया नेटवर्क पे, यहाँ पे भी कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं to connecting your customer side A to the customer side B, and this type of equipments is known as service provider equipment, SPE. ठीक है, तो उनके इक्विपमेंट्स लाइक राउटर्स रहेंगे, स्विचेस रहेंगे, सो मेनी थिंग्स दैट इज ऑल यूज बाय द वैन सर्विस प्रोवाइडर. ओके, अब आप देखोगे कस्टमर A टू द वैन सर्विस प्रोवाइडर वी हैव टू यूज अ केबल टू कनेक्ट विथ ईच अदर, राइट. सो यहाँ से केबल यूज़ किया जाएगा और वैन सर्विस प्रोवाइडर मतलब आपके सर्विस प्रोवाइडर से भी केबल यूज़ किया जाएगा. एंड देयर इज अ पॉइंट कॉल डिमार्केशन पॉइंट और यू कैन कॉल एंड पॉइंट, जहाँ पे आपके वैन कनेक्टिविटी या वैन सर्विस प्रोवाइडर का केबल एंड होता है और यहाँ से आपके कस्टमर ए का केबल जो है हैज़ बिगन. दिस पॉइंट इज कॉल्ड डिमार्केशन पॉइंट. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो जहाँ से आपका कस्टमर का केबल जो है वो स्टार्ट होता है और इस पॉइंट पे आके डिमार्केशन पॉइंट पे आके आपके सर्विस प्रोवाइडर के केबल के साथ वो कनेक्ट हो जाता है. दिस पॉइंट इज़ नोन एज द डिमार्केशन पॉइंट. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर कंट्री जहाँ पे आप रह रहे हो. दैट इज़ कॉल्ड सो मेनी कंट्रीज दैट इज़ कॉल्ड द मीटर बॉक्स. ठीक है ना, और मीटर कप बोर्ड इनसाइड और आउटसाइड योर हाउसिंग ऑफ द बिल्डिंग, राइट. द नेक्स्ट वन जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं ताकि क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था पहले भी DTE और आपके सर्विस प्रोवाइडर के बीच में हम डायरेक्टली कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश नहीं करते थे बिकॉज दिस टाइम वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एट दिस टाइम. इसलिए हम डिवाइस यूज़ करेंगे विच इज़ नोन एज CSU DSU, चैनल सर्विस यूनिट और यू कैन कॉल द डेटा सर्विस यूनिट. सो दिस डिवाइस हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट योर सिग्नल्स in the form of which is understand by the service provider device or your router. So the DTE, this is your router. ओके, तो ये कंपनी का आपके कंपनी का जैसे एज राउटर है जो कि डायरेक्ट कनेक्टेड है आपके CSU DSU यूनिट के साथ या फिर CSU DSU डिवाइस के साथ. सो दिस राउटर इज नोन एज DTE राउटर एंड दिस डिवाइस इज नोन एज DCE डिवाइस. ओके, सो तब मेरे पास ऐसा कोई इंटरफेस नहीं था ताकि मैं डायरेक्ट वैन के साथ कनेक्ट कर सकूँ, इसलिए मुझे इस डिवाइस को DCE डिवाइस को यूज़ करना पड़ता था. क्लियर हुआ. तो ये क्या करता था बेसिकली इट कन्वर्ट्स द सिग्नल्स लाइक डिजिटल टू विच इज अंडरस्टैंड बाय द सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क. ओके, सो DTE यू कैन कॉल डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट एंड DCE स्टैंड फॉर डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट. ओके, सो दिस डिवाइस is known as a modem. This device is known as a modem. So this modem, इससे पहले भी मैंने आपको modem के बारे में बताया था. He can do modulate and demodulate. मतलब क्या करता है, analog signal to digital signal and digital signal to analog signal conversion करता है and forwards this signal based on your these lines or based on your cables. Okay. So अगर आप देखोगे nowadays we have this device or this interface is integrate with your router interface. Okay, the next one you can call, you can see there is a local loop. What is the local loop? This local loop have the ability to connect a physical link. You can say this is a physical link that is used to connect from your demarcation point from the customer edge to the service provider network. Okay, सेंट्रल ऑफिस, आप ये सेंट्रल ऑफिस भी देख सकते हो जहाँ पे आपके लोकल लूप्स, ऐसे बहुत सारे लोकल लूप्स रहेंगे जो आपके सेंट्रल ऑफिस के साथ कनेक्टेड रहेंगे फ्रॉम योर मल्टीपल साइट्स. दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल ऑफिस और यू कैन कॉल द सेंट्रल ऑफिस स्विच. ओके, सो दिस काइंड ऑफ स्विचेस दैट इज डिपेंड ऑन योर टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड बाय द टेलीफोन, द DSL एंड द केबल. वैन टेक्नोलॉजी में अगर आप देखोगे हमारे पास 3 टेक्नोलॉजीज है यहाँ पे. एक है सर्किट स्विचिंग, दूसरा है पैकेट स्विचिंग एंड थर्ड वन विच इज़ कॉल्ड द सेल स्विचिंग. ओके, सबसे पहले देखते हैं सर्किट स्विचिंग क्या है. आपको याद होगा बहुत टाइम पहले जब हम टेलीफोन यूज़ करते थे, राइट, टेलीफोन कंपनियाँ जो है वो केबल्स यूज़ करती थी टू हैव टू मेक अ कॉल. जैसे अगर आप लोकली कॉल कर रहे हो सो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आप जैसे ओवर द सीज या लॉन्ग डिस्टेंसेस कॉल कर रहे हो तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. तब क्या करना पड़ता था, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते थे,
लेट्स से आई वांट टू मेक अ कॉल फ्रॉम इंडिया टू लेट्स से यूएस। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस कॉल के लिए मैं बेसिकली क्या करता था, अपने टेलीफोन ऑपरेटर को कॉल करता था, राइट। दिस इज योर टेलीफोन ऑपरेटर। सो टेलीफोन ऑपरेटर क्या करेगा, he is going to reserve the call for me, or he is going to use a circuit switching called circuit switchboard, right। तो यहाँ पे सर्किट स्विच बोर्ड क्या करेगा, वो यूज करेगा। सेम थिंग यूएसए में भी होगा। टेलीफोन ऑपरेटर इज ऑल्सो यूजिंग अ सर्किट स्विच ऑन हिज साइड, ओके, जस्ट लाइक दिस। सो यहाँ पे टेलीफोन ऑपरेटर जो रहेंगे, इसमें क्या करूँगा, इस टाइम जैसे यहाँ पे 2 सर्किट स्विचेस है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, अपने कॉल को रिजर्व करूँगा। मैं उनको बोलूँगा जब ये लाइन फ्री हो जाएगी या फिर अवेलेबिलिटी हो जाती है जिसको मुझे कॉल करना है, तो वो क्या करेंगे, अपने इस कॉल को रिजर्व करेंगे। और जैसे ही अवेलेबिलिटी हो जाती है तो टेलीफोन ऑपरेटर जो रहते थे वो मुझे कॉल करके बताते थे कि वी हैव अ लाइन टू कनेक्ट विथ योर फ्रेंड, विथ योर लेट्स से फ्रेंड्स हाउस या फिर योर ऑफिस हाउस। तो जैसे ही कनेक्टिविटी जो है वो अवेलेबल हो जाती थी, तब हम क्या करते थे, तो टेलीफोन ऑपरेटर्स अपने अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करते थे अगर उनको लॉन्ग डिस्टेंसेस कॉल जो है वो इम्प्लीमेंट करनी होगी तो बेसिकली आपके जो टेलीफोन ऑपरेटर जो रहते थे वो क्या करते थे, अपने टेलीफोन प्लग को यूज़ करते थे ऑन योर, यू कैन कॉल द, लेट मी चेक, ऑलमोस्ट फॉरगॉट, ओके, फोन प्लग, इनको क्या कहते थे, फोन प्लग, ओके, दैट इज रिक्वायर्ड टू यू हैव टू यूज़ अ फोन जैक, राइट। तो वो क्या करेंगे, वो इन कॉल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए या एस्टेब्लिश करने के लिए फ्रॉम दी ओवरसीज, सो दे आर यूजिंग अ कॉल सर्किट स्विचिंग, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, सो दिस इज यूज़र 1 विच इज़ इन इंडिया। यूज़र 1 जो है वो जैसे इंडिया में है और यूज़र 2 जो है वो जैसे यूएसए में है। अब इनके बीच में कॉल एस्टेब्लिश करने के लिए मेरे पास स्विच बोर्ड है, तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या करेगा, इस स्विच बोर्ड को यूज़ करेगा विथ हैविंग अ प्लग एंड प्ले लाइक फोन जैक, और जैसे ही कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो जाएगी मैं यूज़र 3 को कॉल एस्टेब्लिश कर पाऊँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र 1 और यूज़र 3 ऑलरेडी जो है दीज आर कनेक्टेड विथ हैविंग अ स्विच, और यू कैन कॉल द सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, ओके। सेम तरीका सेम मैं यूज़र 2 के साथ भी एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र 1 ने क्या किया, इन दोनों को आपस में अगर कॉल एस्टेब्लिश करना है तो ऑपरेटर्स क्या करेंगे, दे आर यूजिंग फोन प्लग टू एस्टेब्लिश और टू कनेक्ट द फोन जैक टू इम्प्लीमेंट और टू एस्टेब्लिश कनेक्शन जस्ट लाइक द सर्किट्स, ओके। उसी तरीके से यूज़र 2 और यूज़र 4 के बीच में भी हमने क्या किया है, कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश की है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्विच बोर्ड था, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लाइन जो थी अवेलेबल थी, मतलब लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2, और ये ऑलरेडी बिजी है, ये ऑलरेडी क्या है, आपस में बिजी है, ठीक है ना। सो एट दिस मोमेंट कंसिडर करके चलते हैं, अगर कोई और एक कस्टमर आ जाता है और इसको भी कॉल इम्प्लीमेंट करना है यूज़र 3 के लिए या फिर 1, 2, 3, 4 के लिए, किसी के लिए भी किसी के साथ भी अगर कॉल एस्टेब्लिश करना है तो इस टाइम वो कॉल एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्किट स्विचिंग जो है वो 100% कैपेसिटी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 5th यूज़र होगा इसको एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा जब तक किसी एक का कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट नहीं होता तब तक, ओके। सो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। अगर राउटर जैसे यूज़र 1 और यूज़र 3 अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एट द सेम मोमेंट दूसरे यूज़र्स आपस में कॉल नहीं कर पाएंगे, या फिर सर्किट स्विच जो है या फिर स्विच बोर्ड जो है यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ 2 ही या 3 ही लाइन्स यूज़ की जा रही है तो मैं मल्टीपल कॉल्स या मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाऊँगा, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है ना। दैट इज रिप्लेस्ड बाय द PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, और यू कैन कॉल द post office telephone services, or you can call the plain old telephone system that is integrate with your ISDN, okay. And this ISDN gives you almost 64 kbps data transfer rate, right. So यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया था, we have so many limitation with having a circuit switch network। जैसे सर्किट स्विचिंग एस्टेब्लिश्ड हो जाती है, प्रॉब्लम ये था क्योंकि हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी है, सो अदर जो है
अदर कॉल्स या फिर अदर यूज़र जो है वो दे कुड नॉट एस्टैब्लिश अ कॉल। इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इनको रिजर्वेशन करना पड़ेगा। मतलब यूज़र 5 जो है आपका, यूज़र 5 को बताना पड़ेगा जैसे ही यूज़र 1 और यूज़र 3 के बीच में कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है, मेरा कॉल जो है वो आप क्या कर देना, रिजर्व कर देना। यू शुड नीड टू मेक रिजर्वेशन फॉर योर नेटवर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वी हैव टू अ फिक्स्ड कैपेसिटी, वी हैव अ लिमिटेड बैंडविड्थ, और यू कैन कॉल द लिमिटेड कनेक्शन, और यू कैन कॉल द लिमिटेड कनेक्टिविटी बिटवीन द ऑल द यूजर्स। तो ये जो है वो अब यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग विच इज़ कॉल्ड द पैकेट स्विचिंग। ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, PC2 जो है इज ट्राइंग टू सेंड अ पैकेट टूवर्ड्स PC4, और मेरा पैकेट जो है वो ऑलमोस्ट 1400 जैसे 4500 का है, जैसे मैं कहूँगा 4500 बाइट का है, ठीक है ना। तो जैसे इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जो पैकेट जो ट्रैवल करता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर, इट्स गोइंग टू डू अ सेगमेंट्स। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इन पैकेट्स के सेगमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेट का सेगमेंटेशन हुआ है अप टू 1500 बाइट। दिस इज MTU स्पीड, मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसका सेगमेंटेशन हुआ इनटू 3 पैकेट्स, 1500 बाइट, 1500 बाइट एंड 1500 बाइट, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम स्विच 1 तो स्विच 2 वी हैव अ मल्टीपल कनेक्टिविटी। यहाँ पे 2 केबल्स यूज किए जा रहे हैं फॉर द रिडंडेंसी, और यू कैन कॉल द लोड बैलेंसिंग। सो इट डिपेंड्स कौन सी लिंक से, जैसे दिस इज योर फास्ट इथरनेट 1, दिस इज योर फास्ट इथरनेट 2। इट डिपेंड करता है कि मैं एक लिंक से 1500 बाइट का पैकेट भेज सकता हूँ और दूसरे लिंक से 3000 बाइट का पैकेट भेज सकता हूँ, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं, या फिर यू कैन कॉल द रिडंडेंसी, ठीक है ना। सो यहाँ पे फिक्स्ड साइज, पैकेट की साइज जो है वो वेरिएबल रहेगी, अवेलेबल रहेगी, बट कौन से लिंक से मैं इस पैकेट को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, दिस इज नॉट द टाइम, ठीक है ना। सो दिस पैकेट स्विचिंग इज रिप्लेस्ड बाय द सर्किट स्विचिंग। यहाँ पे एडवांटेजेस बहुत है। एडवांटेजेस ये है क्योंकि पैकेट की सेगमेंटेशंस हो रहे हैं, तो पैकेट्स में आपके कंजेक्शन नहीं होंगे, या फिर पैकेट जो ड्रॉप होते थे वो ड्रॉप नहीं होंगे। इससे पहले भी हमने OSI रेफरेंस मॉडल्स में बताया था किस तरीके से पैकेट जो है वो सेगमेंट किया जाता है और फिर फॉरवर्ड किया जाता है, फिर उसके बाद वो किस तरीके से रीअसेंबल किया जाता है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि इट ऑफर्स यूज अ लिमिटेड काइंड ऑफ सेटअप, क्योंकि यहाँ पे पैकेट की साइज जो है वो यहाँ पे मैं लिमिटेड रख रहा हूँ, तो हर बार पैकेट जो है वो 1500 बाइट में डिवाइड किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो है विच इज़ कॉल्ड द सेल स्विचिंग। अब सेल स्विचिंग में आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे अपने कॉल को इनकैप्सुलेट कर रहा विद द फिक्स साइज ऑफ 53 बाइट फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो चाहे कितने भी बाइट का पैकेट हो, यहाँ पे पैकेट की साइज जो है मैं कितना कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ 53 बाइट। एंड दिस सेल स्विचिंग, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ATM दैट इज वर्किंग ऑन, जैसे मैंने आपको बताया था, VPI VCI नंबर्स। इट इज यूज्ड टू फॉरवर्ड द पैकेट बेस्ड ऑन योर लेयर 2 इंफॉर्मेशन, ओके। लीज लाइन, अब इससे पहले भी जो कुछ भी एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, दैट इज यूज्ड बाय द लीज लाइन। लीज लाइन जैसे कि मैंने आपको बताया था, दैट इज यू शुड नीड टू लीज्ड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर, और ये थोड़े कॉस्टली रहते हैं, इसलिए ज़्यादातर लीज लाइन जो है अब आप देखोगे कि दैट इज़ नाउ रिप्लेस्ड विद सम अदर नेम्स लाइक T1, T3, E1, E3, पॉइंट टू पॉइंट लिंक, सीरियल लिंक एंड द लीज सर्किट। अब आप देखोगे यहाँ पे 2 साइड्स है मेरे, एक साइड जो है वो न्यूयॉर्क में, दूसरी साइड जो है वो कहाँ पे आपके मियामी में है। सो दिस काइंड ऑफ सेटअप इज नोन एज द पॉइंट टू पॉइंट, that is using a lease line connectivity, okay. So this is your expensive option, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, this is a reservation on and this line is only for you। तो ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट यहाँ पे आप देखोगे जैसे जैसे आपका डिस्टेंसेस बढ़ रहा है, यू शुड नीड टू इम्प्लीमेंट अ सेंट्रल ऑफिस फॉर, यू शुड नीड टू इम्प्लीमेंट अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इन बिटवीन। तो जैसे जैसे डिस्टेंसेस अगर बढ़ेगा तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मुझे सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ये कनेक्टिविटी जो है वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो इट्स 1300 माइल नॉट 1600 माइल। तो जो डिस्टेंस है न्यूयॉर्क टू मियामी वो 1300 माइल का है, ठीक है, 1600 माइल नहीं है। सो इतना जो डिस्टेंस है उसको कवर अप करने के लिए हम क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू यूज़ ए सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क।
So service provider can use multiple buildings, multiple resources to connect from New York site to Miami site. Okay. So यहाँ पे आप देख सकते हो लीज लाइन के टाइप, स्पीड और उनके कंट्रीज के बारे में बताया है. सो DS0 उसका स्पीड जो है वो अप टू 64 kbps का है. T1 DS1 1.54 kbps, T3 43.736 mbps, सॉरी इट्स mbps नॉट kbps. E0 जो है वो उसका स्पीड है 64 kbps. E1 एंड E2 का जो है वो 2.0 एंड 34.36 mbps है. ठीक है, दैट इज़ यूज बाय USA. तो ऊपर के जो तीन है DSO, T1 एंड T3 दैट इज़ यूज बाय द USA. E0, E1 एंड E3 दैट इज़ यूज बाय द यूरोपियन कंट्रीज. ओके. लीज लाइन जैसे कि मैंने आपको बताया था, द कस्टमर साइड पे आप देख सकते हो वी हैव अ यूनिट, वी हैव अ डिवाइस कॉल्ड CSC DSO, और यू कैन कॉल द मोडेम, और यू कैन कॉल द DCE डिवाइस. वी हैव अ DTE डिवाइस. अब यहाँ पे आप देख सकते हो DTE टू DCE जो कनेक्टिविटी की इस्टेब्लिश की गई है, विच इज़ डन बाय द सीरियल केबल, और DSU से सर्विस प्रोवाइडर के बीच में जो कनेक्टिविटी की है दैट इज़ यूज बाय द RJ48 सॉकेट केबल्स हैं. ओके. अब यहाँ पे सीरियल इंटरफेस को यूज़ किया जा रहा है टू कनेक्टिंग विथ योर एज राउटर टू द मॉडेम. अब सीरियल केबल अगर आप यूज़ कर रहे हो, सो देर इज़ अ वन ड्रॉबैक व्हाइल यू आर गोइंग टू यूज अ सीरियल केबल इज कॉल्ड स्पीड. ओके. सीरियल इंटरफेसेस ऑफ राउट, सिस्को राउटर्स आप देख सकते हो, दिस इज अ फिजिकल इंटरफेस, दिस इज एक्चुअल इमेज ऑफ Cisco router serial interface. Okay. DTE and the E1 lines आप देख सकते हो, this is a DTE port and this is your E1 lines. Okay. So जहाँ से आप क्या करोगे, this is come into male and the female connectors जो आप ऑलरेडी देखा होगा फिजिकली भी. DTE and the DC यहाँ पे आप देख सकते हो, we have DTE and we have DCE. तो जो DTE पोर्ट रहेगा वो कनेक्ट रहेगा आपके राउटर के साथ, और DC जो पोर्ट रहेगा वो कनेक्ट रहेगा आपके CSU DSU मतलब मोडेम के साथ. ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ सेटअप अगर आप देखोगे, वी आर गोइंग टू यूज द सीरियल इंटरफेस. इफ यू आर गोइंग टू यूज अ DTE और द DC, यू शुड नीड टू सेट अ क्लॉक रेट. अगर आप DTE केबल को यूज़ कर रहे हो फ्रॉम द राउटर साइड, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता था आपके क्लॉक रेट को. ठीक है ना. सो दैट इज़ मेंट फॉर द डेटा ट्रांसमिशन रेट. ठीक है. तो कितने बीट्स में कितना डेटा ट्रैवल करेगा, यू शुड नीड टू हैव सेट अ मैन्युअली. अगर आप अभी भी DCE केबल यूज़ करते हो और DTE केबल यूज़ करते हो या फिर सीरियल केबल यूज़ करते हो, आपको मैन्युअली आपके क्लॉक रेट को डिफाइन करना पड़ता था. ठीक है. तो ये जनरली अभी यूज़ नहीं किया जाएगा. अगर आपको इसका बाय प्रैक्टिकल देखना है तो आप पैकेट ट्रेसर पे भी करके देख सकते हो. राइट. सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल we are going to use to make a point-to-point connection. I am going to use SDLC as a protocol, and we are going to use PPP as a protocol. What is difference between them? SDLC it's a Cisco proprietary and PPP it's a open standard. ठीक है. इसका भी हम बाय प्रैक्टिकल देखेंगे. Now we have a frame relay and the DSL. सबसे पहले फ्रेम रिले के बारे में समझ लेते हैं कि फ्रेम रिले क्या है. ओके. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, for a long distances we don't have direct connectivity, so we need to use a serial, we need to have a service provider. जैसे कि राउटर 1 फॉर एग्जांपल इससे पहले बताया था, राउटर 1 के पीछे मेरा प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क है, प्राइवेट लैन. यहाँ पे हमने नेटवर्क लिया था 10.1.1.1/24. दिस इज कनेक्टेड विद द सर्विस प्रोवाइडर. अब सर्विस प्रोवाइडर जो है वो यूज़ कर रहा है जैसे फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी को टू कनेक्ट टू प्राइवेट साइट्स ओवर द सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क. ओके. राउटर 2 के पीछे भी एक नेटवर्क है आपका प्राइवेट लैन, जहाँ पे है 10.2.2.2/24. अब फ्रेम रिले जो है, फ्रेम रिले इट्स योर लेयर 2, यू कैन कॉल द VPN. Layer 2 VPN does not understand about the layer 3 information. It means ये layer 3 information अगर समझ नहीं सकता, so you don't need to add the IP addresses between the router and the service provider and the frame relay. तो यहाँ पे कोई भी IP address यूज़ नहीं किया जाएगा. ओके. यहाँ पे भी मैं कोई भी IP address यूज़ नहीं करूँगा. सो फ्रेम रिले को कैसे पता चलेगा
पैकेट जो है वो राउटर 1 से जो जनरेट हुआ है और वो राउटर 2 को ही भेजना है, क्योंकि राउटर 1 से जब कभी भी या PC 1 से जब कभी भी मैं पिंग करूँगा, इसमें मैं सोर्स IP एड्रेस क्या रखूँगा 10.1.1.1, डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या रखूँगा जैसे 10.2.2.2 एंड आई एम गोइंग टू ऐड अ डेटा over here. So this frame relay, this layer 2 technology could not understand about your layer 3 information. So frame relay किसको कैसे पता चलेगा कि राउटर 1 से पैकेट जो जनरेट हुआ है वो राउटर 2 को ही भेजना है. That's why frame relay use a DLC number, data link connection identifier, and you should need to buy this DLC number from the service provider. Okay, number जो है that is limited, 100 to 1 to 999 या समथिंग एल्स, अभी रेंज मुझे याद नहीं है. सो DLC नंबर यू शुड नीड टू बाय. ओके, सो राउटर 1 क्या करेगा, मेरी जो एक साइड है जैसे वन साइड इज़ इन इंडिया, सेकंड साइड इज़ इन दुबई, सो मुझे DLC नंबर जो है वो परचेस करने पड़ेंगे. सो आई एम गोइंग टू बाय अ DLC नंबर विच इज़ 102 एंड 201. सो फ्रेम रिले क्लाउड पे या फ्रेम रिले स्विच पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली इन एंट्रीज को ऐड करना पड़ेगा. मतलब उनको बताना पड़ेगा राउटर 1 यूज अ 102 DLC नंबर टू फॉरवर्ड द पैकेट टूवर्ड्स R2 एंड R2 यूज 201 DLC नंबर फॉर R1. तो वो क्या करेगा, इज गोइंग टू क्रिएट अ एंट्री when the packet which is received by 102 send the packet towards 201, and every time when I am going to receive the packet from 201 send the packet towards 102. You need to add this entry manually. तो मुझे फ्रेम रिले टेबल एक बनाना पड़ेगा और उस टेबल पे इन एंट्रीज को ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो राउटर 1 क्या करेगा, PC1 ने जैसे स्पिंग पैकेट जो है वो फॉरवर्ड किया टूवर्ड्स R1, राउटर 1 क्या करेगा, इस पैकेट को चेंज नहीं करेगा, इस पैकेट को एज इट इज़ रखेगा. सोर्स रखेगा 10.1.1.1, डिस्टेंस रखेगा 10.2.2.2, डेटा आई एम नॉट गोइंग टू चेंज. I am going to add a DLC number information which is your layer 2 information, right, and I am going to use 102. तो जैसे ही फ्रेम रिले पे ये पैकेट हिट होगा, फ्रेम रिले क्या चेक करेगा, अपना फ्रेम रिले टेबल चेक करेगा, उसमें देखेगा 102 दैट इज रिजर्व्ड फॉर 201, मतलब ये पैकेट जो है वो किसके लिए है, राउटर 2 के लिए है. सेंड दिस पैकेट टुवर्ड्स R2. तो जो पैकेट फॉरवर्ड किया जाएगा फ्रॉम द फ्रेम रिले क्या करेगा, सिर्फ हेडर आपके DLC नंबर को चेंज कर देगा 102 201, एंड राउटर 1 2 कैन ओनली चेक योर लेयर 3 इंफॉर्मेशन विच इज सोर्स एंड द डेस्टिनेशन IP एड्रेस. दैट इज ऑल डन बाय द फ्रेम रिले. आगे वाले एक एग्जांपल में मैं आपको इन सभी फ्रेम रिले के बारे में डिटेल में एक ओवरव्यू दे दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है ना. अब इसके प्रैक्टिकल जो है वो जनरली मैंने 2-3 साल से बंद कर दिए है फ्रेम रिले का. एक्चुअली फ्रेम रिले जो है वो आउट ऑफ द सिलेबस है, बट मैं फिर भी 3-4 साल पहले सिखाता था बच्चों को, क्योंकि उनको एक अंडरस्टैंड आ जाती थी MPLS के बारे में, क्योंकि इसका अगर मैं कहूँगा अपग्रेडेड वर्जन जो है वो MPLS है. ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ. सो दिस इज ऑल डन अबाउट द फ्रेम रिले. नाउ विच इज़ कॉल्ड DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. अब मोस्ट ऑफ दी आपने देखा होगा कि बहुत टाइम हम एनालॉग फ़ोन्स को यूज़ करते थे फॉर द कनेक्शन, और यही एनालॉग जो फ़ोन्स थे, जो केबल्स हम यूज़ करते थे, दिस फोन्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफरिंग अ डेटा. मतलब उन्हीं केबल्स को, उन्हीं फ़ोन्स को मैं यूज़ कर सकता था एज ए इंटरनेट, बट द लिमिटेड कैपेसिटी. ओके, एंड दिस काइंड ऑफ सर्विसेज विच इज़ नोन एज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. ओके, अब ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते थे वो देखते थे. यहाँ पे आप देख सकते हो, वी हैव अ फोन कंपनी ओवर हियर. दिस कंपनी यूज अ डिवाइस कॉल्ड DSLAM. वी हैव अ फोन लाइन, वी हैव अ स्प्लिटर ओवर हियर. अगर स्प्लिटर यूज़ नहीं करूँगा तो वो डायरेक्ट कनेक्टेड किसके साथ रहेगा, आपके फ़ोन के साथ. ओके, तो स्प्लिटर जो है वो यूज़ किया जा रहा है. वी हैव RJ11 कनेक्टर, तो जो कि क्या करेगा, स्प्लिटर जो है वो डेटा ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा आपके DSL मॉडेम के पास, और वॉइस ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा आपके टेलीफोन के पास. ठीक है, दैट इज़ डन बाय द स्प्लिटर. तो स्प्लिटर जो है वो यही काम करता है, आपकी वॉइस और आपके डेटा ट्रैफिक को क्या करता है, मैनेज करता है. ठीक है, सो RJ11 पोर्ट को यूज़ किया जा रहा है टू कनेक्टिंग विथ योर टेलीफोन एंड कनेक्टिंग विथ योर DSL मॉडेम. ओके, सो दिस DSL मॉडेम यूजिंग cable as a Ethernet to
to make a direct connectivity between the routers, and this router is going to connect by the PC. ओके तो इथरनेट केबल जो है वो आपके राउटर के साथ कनेक्टेड है, राउटर जो है वो आपकी पीसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सो यही फ़ोन लाइन मैं आपके डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ और वॉइस पैकेट एक्सेस के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो जनरली डीएसएल कुछ इसी तरीके से काम करता था। अब डीएसएल जैसे मैंने आपको बताया था, फ़ोन कंपनी जो है वो डिवाइस यूज़ करती है कॉल DSLAM, स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। ओके ये क्या करती है, विच स्प्लिट्स द डेटा ट्रैफिक एंड द वॉइस ट्रैफिक फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सो डेटा ट्रैफिक दैट इज फॉरवर्ड टू द राउटर एंड वॉइस ट्रैफिक दैट इज फॉरवर्ड टू योर टेलीफोन। ओके सो डीएसएल जो है वो आपको असिमेट्रिक काइंड ऑफ स्पीड प्रोवाइड करता है, which is called the downstream bandwidth is higher than the upstream bandwidth. So we have many flavors like DSL, like ADSL, SDSL, HDSL and VDSL. Okay. The next thing is called the cable internet. Cable internet just like केबल यूज़ करते हैं हम टीवी को कनेक्ट करने के लिए, आपको याद होगा, which is called the coaxial cable. So this cable internet we have the ability to forward the data packet as well as वीडियो ट्रैफिक। मतलब एक ही कोएक्सियल लाइन से, एक ही कोएक्सियल लिंक केबल से मैं आपके वीडियो ट्रैफिक को भी फॉरवर्ड कर सकता था और आपके डेटा ट्रैफिक को भी फॉरवर्ड कर सकता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोएक्सियल केबल्स ऑफर्स अ वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज दैन अ 2 पेयर फोन केबल्स दैट इज यूज्ड बाय द डीएसएल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम केबल्स दैट इज प्रोवाइडिंग अप टू 300 मेगाबाइट कनेक्शंस। ओके सो कनेक्टिविटी जो है वो सेम रहेगी आपकी, जैसे डीएसएल केबल के बारे में मैंने आपको बताया था, डीएसएल नेटवर्क के बारे में बताया था, सेम जो है वो केबल नेटवर्क के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। सो वी हैव अ केबल कंपनी ओवर हियर दैट इज़ कनेक्टेड विथ स्प्लिटर। स्प्लिटर जो है वो क्या करेगा, आपके डेटा ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा आपके मोडेम के पास और आपके वीडियो ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा आपके टीवी के पास, ठीक है ना। तो जनरली वो क्या करता है, सिग्नल्स को स्प्लिट अप कर देता है। द नेक्स्ट थिंग इट इज़ कॉल्ड द इथरनेट। अब अगर आप सीरियल केबल यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था, वी हैव अ प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड द स्पीड। अगर मैं इथरनेट को यूज़ करता हूँ तो ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको अभी डिस्कस की थी, ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। सो इथरनेट के बारे में हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली इथरनेट जो है वो नाउअडेज में यूज़ किया जाता है फॉर अ WAN कनेक्टिविटी। सो आप देख सकते हो इथरनेट का टाइप है 1000 बेस ZX stands for the example which you are going to use a WAN connectivity for the long distances. It supports up to 40-mile distances over a single mode fiber connection, ठीक है ना। सो बेसिकली इस इथरनेट WAN टेक्नोलॉजी को मैं यूज़ करूँगा अपने लॉन्ग डिस्टेंसेस के कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, और इसका स्पीड जो है वो भी बहुत हाईएस्ट है। इनके स्पीड्स के बारे में, इनके स्टैंडर्ड्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। सो आप देख सकते हो वी कैन यूज़ MPLS ओवर द इथरनेट। इसका बाय प्रैक्टिकल जो है वो CCIE में आपको, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे इथरनेट को यूज़ किया जा रहा है। वी हैव 2 साइड्स, 2 कस्टमर साइड 1 इज़ इन इंडिया एंड कस्टमर साइड 2 लेट्स से इज़ इन USA। वी यूज़ इथरनेट एज अ फाइबर, और जैसे मैंने आपको बताया था वी डोंट हैव डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन द 2 कंट्रीज, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज़ अ सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मैं एक या एक से ज़्यादा कनेक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ विथ हैविंग अ 1 सिंगल केबल। ऑलराइट, दैट्स इट। तो आज इतना ही रखते हैं। दैट इज़ ऑल डन अबाउट योर WAN टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको WAN टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। Alright guys, see you in the next video.